हाँ तो भाई अब हमें स्टार्ट करना है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे, इससे पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आई थी जो आपने 10 तक पढ़ा था। तो पहले तो हम वो बात करेंगे जो आपने 10 तक पढ़ा था, उसमें से कितना आपको याद है। तो सबसे पहले आता है आपके नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, जिसे आप बोलते हो नेचुरल नंबर्स, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसके बाद आया था हमारे पूर्ण संख्या यानी वोल नंबर। तो जैसे ही हम इसमें जीरो लगा देते हैं तो ये आपके वोल नंबर बन जाते हैं, यानी पूर्ण संख्या। तो भाई मुझे ये तो समझ में आया जीरो आने पर वो वोल नंबर आया यानी पूर्णांक संख्या, लेकिन ये तो आज भी इसमें एक राज है कि जीरो आने से पहले 10 कैसे लिखा करते होंगे। भाई जब लाइन से चल रहा है तो 10 भी आएगा, 10 तो वोल नंबर में आया, तो उससे पहले 10 कैसे लिखते होंगे। ये है राज की बात। इसके बाद आपके आएगा पूर्णांक संख्या, जिसे आप बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। इससे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से भी करते हैं इंटीजर, और कैपिटल जेड से भी करते हैं। तो इसका लैटिन नेम है जेलन। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लैटिन भाषा में पहले आए थे, तो सब कुछ लैटिन में बना हुआ है। तो मैक्सिमम सिंबल आपके लैटिन होंगे। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है और आपने नेम पढ़े हैं उनके, तो वो भी लैटिन भाषा की वजह से उनके सिंबल्स अलग आते हैं, नेम के अकॉर्डिंग नहीं आते। तो उसका एक सिंबल जेड भी है। तो पूर्णांक संख्या में आपके जीरो, प्लस के नंबर और माइनस के नंबर भी आते हैं, लेकिन पॉइंट वाले नहीं आते। तो ये सब जो है ना तीनों, वो कहलाते हैं दशमलव रहित नॉन डेसिमल। तो नॉन डेसिमल जिसमें हमारे पॉइंट्स नहीं आते उन नंबर को बोलते हैं। तो ये तीनों नॉन डेसिमल हैं, यानी कि इनमें पॉइंटों की बात हम नहीं करेंगे, बिना पॉइंट वाले नंबर ही आएंगे। फॉर एग्जांपल 1.2 ना इसमें आ सकता है, ना इसमें आ सकता है, ना इसमें आ सकता है, क्योंकि वो डेसिमल वाला हो गया, दशमलव वाला हो गया। तो इसके बाद आता है आपके परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इससे हम Q से डिनोट करते हैं और इसे करते हैं IR से। तो रेशनल नंबर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो जो P/Q फॉर्म में हो, और सच डेट, उसके इधर इसकी कंडीशन आएगी, शर्तें आएगी। आप P और Q कहीं से भी ले सकते हो, चाहो तो आप जेड में से भी ले सकते हो। इट इज़ कॉल्ड बिलोंग। मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, बिलोंग मीन्स आता है। तो PQ कहीं में से आता है, जेड में से आता है। तो ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन पॉइंटों में नहीं होगा। देन Q नॉट इक्वल टू जीरो, और आपका Q जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप जीरो लेके देख लो। तो जैसे जीरो लोगे तो आपके जीरो का डिवाइड हो रहा है, तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, जिसे बोलते हैं हम अपरिभाषित, अनडिफाइंड फॉर्म। वो आज तक किसी को नहीं मिली, इसलिए हम उसको लेते ही नहीं है। इसलिए कि आपके Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही है। और अपरिमेय संख्या जो P/Q रूप में नहीं हो। बाकी अगर आपको इसे समझना है तो आप 3 एग्जाम्पल याद रखो, उससे आपको बेटर समझ में आएगा।
एक तो 22/7 जो पाई की वैल्यू है, एक 1/2 और एक 1/3। ये 3 एग्जाम्पल याद रखोगे तो आप सही पता लगा पाओगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, रेशनल इरेशनल। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने आपको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी दी थी, लेकिन वो गलत होती गई। उसमें एक मेंडलीफ भी आया था, रदरफोर्ड भी आया था। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, वो काफ़ी डिफरेंट है उनकी टेबल से। तो पहले की थ्योरी हमेशा गलत होती है और बाद में जब उसमें सुधार होता है तो नई थ्योरी आ जाती है। तो ये जो डेफिनेशन है अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। तो हमें जो सही पता लगाना है, तो मैं आपको रियल थ्योरी बता रहा हूँ जिससे आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका आंसर आ रहा है 3.1432 डैश डैश आता ही रहता है आगे तक। और 1/2 की बात करूँ तो 0.5 और 1/3 की बात करूँ तो 0.3333 डैश डैश आता रहेगा, यानी 0.3 पे बार। तो ये कौन सा दशमलव है? ये है आपके, ये तो ख़त्म हो गया, तो इसे बोलते हैं शांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो ख़त्म हो गया, मर गया। ये ख़त्म नहीं हो रहा, आता जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो मरा नहीं, इसलिए अशांत। और रिपीट हो रहा है तो मतलब आवर्ती, और पॉइंट आ रहा है तो दशमलव तो लिखना ही है। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो इंग्लिश मीडियम वाले खुद लिखें। ये है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती यानी रिपीटिंग डेसिमल। तो ये क्या है आपके? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर इन दोनों में से होता है तो वो तो होता है परिमेय यानी रेशनल। और फर्स्ट टाइप का देखो, ये ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। ख़त्म नहीं हो रहा तो क्या बोल देंगे इसको? अशांत। रिपीट भी नहीं हो रहा, तो रिपीट होता है तो आवर्ती, रिपीट नहीं हो रहा तो अनावर्ती दशमलव। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में? अशांत है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अनावर्ती यानी रिपीट नहीं होगा तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये होता है अपरिमेय यानी इरेशनल। तो आप पॉइंट देख के सही पता लगा सकते हो कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, कौन रेशनल और कौन इरेशनल। इंग्लिश में क्या लिखोगे एक बार और सुन लेना। सबसे पहले ये बीच वाला शांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और फर्स्ट वाला नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समित संख्या पे पहुँचेंगे, जहाँ हमारे चैप्टर की उत्पत्ति हुई है यानी स्टार्टिंग हुई है। तो कीजिए इतना नोट डाउन। भाई आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे आएगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ये सब हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी काम आएंगे। रियल नंबर जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसमें परिमेय रेशनल भी आ जाते हैं और साथ में अपरिमेय इरेशनल भी आ जाते हैं। वो होता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। जब वास्तविक संख्या है तो इसका उल्टा भी होगा। वास्तविक का उल्टा काल्पनिक, यानी रियल का उल्टा होता है इमेजिनरी नंबर। तो वो भी एग्जिस्ट करेंगे, आएंगे। तो वो आते हैं हमारे सम्मिश्र संख्या के अंदर। तो इस वास्तविक संख्या के बाद आता है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे आप
जेड से डिनोट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सी, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, जहाँ एक्स प्लस आयोटा वाई आता है, जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स और वाई सच डेट आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया आर रियल नंबर में से, तो ये आपके अंडर रूट में भी हो सकते हैं और बिना अंडर रूट के भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, पॉइंटों में भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ जो ये आयोटा आ रहा है इसका मतलब होता है अंडर रूट -1, और जहाँ जहाँ आयोटा आता है वहीं वहीं इमेजनरी नंबर आते हैं, तो यहीं इमेजनरी नंबर की उत्पत्ति हुई यहाँ से। ठीक है, तो कीजिए नोट डाउन। तो हमारा चैप्टर ये है, हमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो भाई अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या को जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई से व्यक्त करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आप इससे डिनोट करोगे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। यहाँ आयोटा होता है अंडर रूट के अंदर -1। अंडर रूट के अंदर माइनस आना ही हमारे काल्पनिक यानी इमेजनरी पार्ट होता है। तो आयोटा के साथ जो आता है वो है काल्पनिक यानी इमेजनरी। तो आपको ये याद रखना है साथ में। यहाँ x क्या है, जेड का वास्तविक भाग, इंग्लिश में बोले तो रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि आर ई जेड, इसे आर ई जेड से डिनोट करते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड है। सिंबल भी लिखना। वाई, वाई आयोटा के साथ आ रहा है, आयोटा के साथ आने वाला क्या होता है, काल्पनिक यानी इमेजनरी। तो यहाँ पे आएगा जेड का काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी IMZ। इसके अलावा आपको एक नोट याद रखना है, अंडर रूट में -2 इंटू अंडर रूट में -3। ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, आप मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका, फिर देखते हैं आप में से कितनों का सही है कितनों का गलत है। कीजिए भाई। तो भाई आप में से मैक्सिमम का आंसर आ रहा होगा √6, और भाई आना भी यही चाहिए था, क्योंकि आपने फॉर्मूला ये पढ़ा है कि दो अंडर रूट अगर डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 और -3 +6 आएगा, बट इट इज़ नॉट अ राइट। इसलिए मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया आप, ताकि ऐसी गलतियाँ ना करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसी को अब हम बात करते हैं तो क्या होगा। तो भाई मैं ही नहीं कह रहा आपके क्वेश्चन में कोई गलती है, क्या नया है वो देखिए। -√2 इंटू -√3, अंडर रूट में है माइनस, अंडर रूट में माइनस आना ही तो इमेजिनरी नंबर होता है। तो अगर मैं इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करूँ तो ये √2, और अंडर रूट के अंदर जो माइनस आता है इसी को आप आयोटा बोलते हैं, और ये √3 और ये आयोटा। अब आप मल्टीप्लाई करो तो ये √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √6 आएगा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। क्लियर। तो ये √6 हुआ, और आयोटा की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट -1। तो अगर स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, -1, क्योंकि आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है।
क्योंकि भाई मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से सिर्फ अंडर रूट कटेगा, माइनस प्लस नहीं बनेगा, उसके लिए फिर 4 पावर चाहिए, पहले बाहर वाला अंडर रूट रहेगा फिर माइनस प्लस बनेगा, तो 2 बार स्क्वायर चाहिए उसके लिए। तो सिंगल स्क्वायर उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -√6 आपका आंसर आएगा। गलती क्या हुई आपसे, गलती ये हुई कि आपने 10 तक जितने भी नंबर पढ़े थे वो कौन से नंबर थे, रियल नंबर। तो सारी कैलकुलेशन, सारे फॉर्मूले किसके लिए थे, रियल नंबर्स के लिए। और यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस, मतलब काल्पनिक संख्या, इमेजनरी। तो आपने रियल नंबर के फॉर्मूले किस में लगा दिए, इमेजनरी में, इसलिए आपके गलत आंसर आया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपका फॉर्मूला गलत है, लेकिन वो रूल किसके थे, फॉर्मूले रियल नंबर के लिए, इमेजनरी के लिए नहीं थे। तो उसको कैसे करते हैं, तो हम इसका इमेजनरी पार्ट आयोटा की फॉर्म में अलग कर देते हैं। तो मैंने वो आयोटा की फॉर्म में अलग कर दिया, तो ये बन गए रियल पार्ट यानी वास्तविक संख्या। तो जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे वो लग जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग √6 आ गया। और इमेजनरी वाले अलग चलेंगे जो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आया। और मेरे पास आयोटा है तो मैंने यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रखी, तो -√6 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी गलती आप एक्सरसाइज में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं गलती नहीं बताऊँगा तो ये गलतियाँ आप बीच क्वेश्चनों में जाके करेंगे। फिर हमारा क्या है, क्वेश्चन हम सही स्टार्ट करें, 4 मार्क्स का हो, बीच में गलती हो जाए और हमें नंबर ही ना मिले, क्या फ़ायदा। तो ऐसी छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए इसकी स्पेशलिटी इस चैप्टर की। तो भाई अब हमारा टॉपिक है आयोटा की घातें, पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन करने में काम आएंगे। तो ये फॉर्मूले हैं एक तरह से आपके, तो आपको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना है इनको। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे आयोटा की पावर 0। तो आपको भी पता है किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। सेकेंड, आयोटा की पावर 1 हो तो सेल्फ आयोटा आ जाएगा सेम। अंडर रूट -1 मत लिखना, वो इमेजनरी पार्ट है, उसे इस फॉर्म में करके उसका रियल पार्ट देखो मैंने आगे 1 कर दिया, तो उसकी वैल्यू नहीं रखता अंडर रूट -1। थर्ड पे आयोटा स्क्वायर वो आएगा -1। कैसे, आयोटा स्क्वायर मतलब अंडर रूट -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल, -1 आपका आंसर आया। फोर्थ, आयोटा क्यूब वो आपके आएगा माइनस आयोटा। कैसे, आप आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर के लिए भी आप निकाली -1 इंटू आयोटा, तो कितना बन गया, माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 4 वो होगा आपके फिर से +1। कोई आयोटा की पावर 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर, या फिर आप लिखते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर जो कितना हो जाता है, +1। या लिख सकते हो आप ये -1 इंटू -1, तो इससे भी +1 ही आएगा। तो आप चाहे तो ऐसे भी बता सकते हो और ऐसे भी बता सकते हो। तो ये +1 आ गया। इसके अलावा आपके आएगा 1 आयोटा की पावर 4n, इसकी वैल्यू भी 1। कैसे, आयोटा की पावर 4n का मतलब आयोटा की पावर 4 इसकी पावर n। आयोटा की पावर 4 होती है तो इसकी वैल्यू 1, और 1 पे फिर कितनी भी पावर हो मल्टीप्लाई होके आपको 1 ही देगा। एक आपके आएगा 1 आयोटा जो बनता है माइनस का आयोटा। कैसे, तो 1 आयोटा, अगर हम आयोटा की रियलिटी पे जाएं तो आयोटा एक अंडर रूट है जिसके लिए होती है अंडर रूट -1। और जब जब हमारे हर यानी डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है तो हमें परिमेयकरण करना होता है, यानी रेशनलाइजेशन। तो आपको इसका करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। तो मैंने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, प्लस माइनस माइनस का आयोटा, इसलिए इसका आंसर आता है माइनस का आयोटा। तो ये सब हमारे लिए फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले की तरह यूज़ होंगे, कीजिए नोट डाउन।